दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्टडी एट होम परिवार में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नया जो ड्राइवर का पेपर है उसके बारे में। आप सभी जानते होंगे कि आज जो पेपर करवाने जा रहे हैं ये पेपर कौन सा है? दिल्ली जिला न्यायालय ड्राइवर पेपर। दोस्तों यानी कि अंग्रेजी में मैं बात करता हूँ तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2021 में दोस्तों ये पेपर हुआ था और ये आपको आज मैं यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ। तो काफी अच्छा पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको लगातार इस पेपर में अंत तक बने रहना है ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है उस एग्जाम में यहाँ से कोई अगर जो प्रश्न पुटअप होता है वो उसको आप आसानी से कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप स्टडी एट होम पे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे पहले सबसे पहले आपको स्टडी एट होम जो ऐप है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आप इसमें हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और एकदम बेहतरीन तैयारी के साथ में आप अपने जो सपना है ड्राइवर बनने का उसे साकार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तुरंत पढ़ें और पढ़ने के तुरंत बाद आप कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं ज्यादा समय आपको नहीं देने वाला हूं क्योंकि ज्यादा समय देने से वीडियो लंबा बनता है। उस समय की बचत हम करना चाहते हैं। लंबा समय किसी के पास में नहीं होता, मेरे पास में नहीं है, आपके पास में भी नहीं है। पहला प्रश्न, किसी वाहन में वैक्यूम बूस्टर में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम बूस्टर कहां लगा रहता है? शक्ति, ब्रेकिंग, इंजन, ईंधन खपत और कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर जो ब्रेकिंग शब्द है यहाँ पे रखोगे आप, ब्रेकिंग में मदद करने के लिए लगाया जाता है। क्या दोस्तों? वाहन के अंदर जो वैक्यूम बूस्टर लगा रहता है। वैक्यूम दोस्तों इसको हम वैक्यूम को हिंदी में वायुमंडलीय दाब जो हवा का दाब होता है उसे वैक्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि माना कि यहाँ पर हवा कम है, यहाँ ज्यादा है, तो अब क्या होगा? जहां पर ज्यादा हवा है, माना कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ज्यादा जो हवा है इसका प्रेशर कम हवा की ओर जाएगा। तो ये वैक्यूम यानी वायुमंडलीय जो दाब होता है उसके सिद्धांत पे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो वैक्यूम बूस्टर है वो ब्रेकिंग में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी कार को चालू करते समय एक्सीलरेटर। दोस्तों पहली बात तो है एक्सीलरेट किसे कहते हैं? एक्सीलरेट यानी होता है किसी चीज की जो स्पीड बढ़ाना, उसको ऊपर करना। यहाँ पे एक्सीलरेटर का मतलब है जो आपकी गाड़ी की रेस होती है, जो आपका जो बायां पैर होता है, जहां पर गाड़ी की आपको रेस है वो स्पीड बढ़ाने के लिए दबाते हैं आप। तो उसका पूछ रहा है कि जब गाड़ी चालू करते हैं तो एक्सीलरेटर किस स्थिति में होना चाहिए? साथ ही उसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, ये नियम होता है इसका। तो पूरी तरह दबा कर रखना गलत हो जाएगा। तेजी से पंप करना, पंप यानी कि बार बार ऐसे करना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सामान्यतः बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 का जवाब है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में किस वाहन का मार्ग अधिकार होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप यात्रा करते हैं तो सड़क पर किसका मार्ग अधिकार होता है ये बताना है। ऊपर की ओर जा रहे वाहन, नीचे की ओर जा रहे वाहन, अपेक्षाकृत भारी वाहन, परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर परिस्थिति पर कोई निर्भर करता है लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऊपर की ओर कोई अगर वाहन जा रहा है तो उसको प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि उसको भारी लोड का सामना करना पड़ रहा है। किसका? भारी लोड का, क्योंकि वो चढ़ाई पे चढ़ रहा है, ढलान पे आ रहा है, तो वो लोड फ्री है। तो आपको ध्यान से समझना है ऊपर की ओर जा रहा वाहन, इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक वाहनों में किस किस्म के ब्रेक है इसका उपयोग किया जाता है? मैं आपको देखो निजी गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। जो निजी वाहन होते हैं, निजी वाहन में आप स्विफ्ट की बात कर लें, जो स्विफ्ट गाड़ी है, अब इसमें कौन कौन से ब्रेक काम में आते हैं ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। माना कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी के ये आगे के पहिए हैं, ये पीछे के पहिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, इस गाड़ी में पावर ब्रेक है। पहली बात तो पावर ब्रेक है, ब्रेक तो पावर है, लेकिन जो आगे के जो ब्रेक है, ये जो फ्रंट ब्रेक है, ये कौन से है? डिस्क ब्रेक है। आगे डिस्क ब्रेक लगे रहते हैं, नीचे कौन से लगे रहते हैं? पीछे वाले पहियों में यहाँ पे ड्रम ब्रेक लगे रहते हैं। आप कभी देखते हैं, अब इनकी पहचान कैसे होगी? जिन गाड़ियों में जो डिस्क ब्रेक होते हैं उनको आप देखोगे डिस्क एक पलकती हुई, चमकती हुई प्लेट सी नजर आएगी, जिसके ऊपर ब्रेक पैड होते हैं, वो ऐसे पकड़ लेते हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें आपको चमकती हुई प्लेट दिखे वो डिस्क होती है, जिसमें नहीं दिखे मतलब कि ड्रम है। दूसरी कंडीशन,
आपके वाहन में कम से कम इन दोनों में से एक ब्रेक पक्के होंगे, चाहे तो डिस्क हो चाहे ड्रम हो। ठीक है, तो आप मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल में जो पीछे वाला ब्रेक होता है वो ड्रम ब्रेक होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पीछे का जो ड्रम लगा रहता है उसके अंदर लेदर होते हैं, तो उसे ड्रम कहते हैं। ड्रम यानी जो एक ड्रम का प्रयोग हो उसके अंदर लेदर हो, लेदर बाहर की ओर फेल कर प्रश्न आता है। ड्रम ब्रेक में लेदर फेलते हैं बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर। सही जवाब होगा अंदर से बाहर की ओर। तो ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिस्क में क्या होता है, डिस्क का बता देता हूं मैं। डिस्क एक प्लेट होती है, इस डिस्क पे ऐसे कैलिपर लगा होता है, जिसे ब्रेक दबाते हैं इसको पकड़ देता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है, ऐसे पकड़ लेता है तो वो होता है डिस्क। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, मैंने आपको स्विफ्ट गाड़ी का एग्जांपल बता दिया, आगे डिस्क पीछे ड्रम। अब क्या होगा बताओ, आधुनिक गाड़ियों में ड्रम या डिस्क कौन सा काम आता है, दोनों काम में आते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब सही साथ में हो जाएगा। किसी गोल चक्कर पर मार्ग अधिकार किस यातायात वाहन को होना चाहिए, आपकी दाईं ओर के यातायात का, आपकी बाईं ओर के यातायात का, सबसे तेज चल रहे वाहन और ये सभी। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहूंगा। माना कि ये कोई आपका चौराहा है, इस चौराहे का चित्र मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना के यहाँ पे दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। शायद पक्का मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको लगता है कि चौराहा है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर यानी कि ये बीच वाले रेखा है, चलो हमने ये बीच वाली रेखा मान ली, ठीक है। आप यहां से जा रहे हैं, एक वाहन यहां से लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक ये बढ़ रहा है, आप यहां से बढ़ रहे हैं। अब बताओ ये गाड़ी भी यहां आ गई है। अब इनमें से एक चौराहे के अंदर पहले से है और एक वाहन बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, इनमें से किसको प्राथमिकता होनी चाहिए इस मार्ग पर, इस मार्ग पर अधिकार पहले किसका है। तो यहां पर दोस्तों माना कि ये ए गाड़ी है और ये बी गाड़ी है, अब इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, ए गाड़ी को मार्ग का अधिकार ज्यादा होगा और ये आपके वाहन के किस साइड में है। मैं जैसे ऐसे जा रहा हूं तो ये मेरे की साइड में यानी कि राइट साइड में है, यानी कि राइट साइड का जो वाहन होते हैं, राइट साइड के वाहन को मार्ग का अधिकार होता है, मार्ग अधिकार। तो आपको राइट साइड के जो वाहन होते हैं उनको आपको क्या करना है, जगह देनी है। यही से पूछा जा रहा है। आपकी दाईं ओर के यातायात का है, वो यातायात वाहन का क्या होता है, मार्ग पर अधिकार होता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन खड़ा या पार करके जाने से पहले आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। जब आप गाड़ी को खड़ा करके जाते हैं तो क्या करना चाहिए, फाटक क्लोज होनी चाहिए, चाबी है वो आपकी बंद हो जानी चाहिए, इंजन भी बंद हो जानी चाहिए, हैंड ब्रेक निकाल आपको लगा देनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इग्निशन चाबी बंद हो, बात तो सही है, इंजन बंद करना ये भी सही है, इग्निशन लॉक करना ये भी सही है, चाबी निकालना ये भी सही है, हैंड ब्रेक लगाना ये भी सही है। इंजन बंद करना, वाहन लॉक करना कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा अच्छा जवाब कौन सा है, बी हो जाएगा। ये सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, सड़क के बीच में दोहरी ठोस रेखाएं क्या सूचित करती है। एक सड़क है, इस सड़क के बीच में क्या है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा किसी असुविधा के लिए। यहाँ पे दो ठोस रेखाएं हैं, क्या है, दो ठोस रेखाएं हैं। यहाँ पे क्या है, दोबारा से मैं बता देता हूं, इनको से नहीं बनी है, ये दो ठोस रेखाएं हैं, इनको मैं पास में बनाने का प्रयास करूंगा। ये रही ठोस रेखाएं। अब ये क्या इंडिकेट करती है, माना कि आप यहां से इधर जा रहे हैं, एक यहां से इधर आ रहे हैं। अब क्या मतलब है इनका, आप वाहन को ओवरटेक करते समय इसे पार कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। पीली रेखा प्रतिबंध को दर्शाती है, आपको याद रखना है। पीली रेखा है वो प्रतिबंध, यानी कि आप इनको लांघ नहीं सकते। जब तक कोई अवरोध न हो आप अपने वाहन को इन रेखाओं के पार नहीं ले जा सकते। इसका मतलब क्या है, आप केवल आपातकाल में इन्हें पार कर सकते हैं, आपातकाल में। ऐसी कोई परिभाषा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसा सेंटेंस आया है उसके हिसाब से हमें इसका मतलब निकल रहा है कि आप इनको केवल है वो आपातकाल की स्थिति में क्रॉस कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, कोई वाहन ओवरटेकिंग नहीं, केवल एक तरफा यातायात। साथ में आपको पता होगा यहाँ पर कोई वाहन ओवरटेकिंग नहीं। ये मार्ग जो है, ये मार्ग के बीच में दो पीली रेखाएं हैं। ये ओवरटेकिंग के बारे में नहीं कहता कि भी आप ओवरटेकिंग करेंगे नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई वाहन आगे का वाहन है वो एकदम धीमे चल रहा है, आप पीछे है तो आप ओवरटेक तो करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दो रेखाएं हैं, वो ये कहती है कि भैया आप ओवरटेक तो करो चाहिए, लेकिन ओवरटेक करते समय आप इस रेखा को ऐसे लांघ के मत जाओ, यानी कि इस पीली रेखा को पार नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है हो जाएगा।
हर बार जब इंजन ऑयल बदला जाता है तो आपको क्या बदलना चाहिए, साथ में ऑयल फिल्टर भी बदलना चाहिए। जब ऑयल बदलते हो तो ऑयल फिल्टर भी बदले। सामान्यतः इसके यहाँ पर 10,000 किमी पर 10,000 किमी पर दोस्तों इसको है वो बदला जाता है। तो ये आप बात आ रही है इंजन ऑयल की, तो इंजन ऑयल के साथ में आपको ऑयल फिल्टर है उसको भी बदलना है। सड़क पर सूचना प्रद संकेत चिन्ह आमतौर पर किस आकृति में होते हैं? संकेत है साथियों 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। संकेत है वो 3 होते हैं। आदेशात्मक संकेत होते हैं, आदेशात्मक गोल आकृति में होते हैं या वृत्त में होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह है वो त्रिभुज में होते हैं, सभी जानते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। त्रिभुज कैसा होता है? त्रिकोण होता है। सूचनात्मक जो होते हैं सूचना संकेत साथियों ये किसमें होते हैं? वो चौकोर आकृति में होते हैं। इसे हम वर्ग या आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग या आयत कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सूचना संकेतों की बात हो रही है तो आयताकार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा। मोटर व्हीकल एक्ट की, मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, इसकी जो सेक्शन है धारा 3 में ये उल्लेख किया हुआ है कि एमसी यानी मोटरसाइकिल 50 सीसी से कम, 50 सीसी से कम है बिना गियर जो पोस्टर में दिखा गया है साथियों इसमें, तो बिना गियर है तो आप 16 वर्ष की उम्र में इसे चला सकते हैं। प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। यहां पर दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, नाम आ जाए मोटर कार नाम आ जाए तो साथ में आपको 18 साल करना है, 18 साल करना पहली बात। दूसरी बात मोटरसाइकिल विदाउट गियर की बात आ जाए, 50 सीसी से कम की बात आ जाए तो 16 वर्ष करना है। बात आ जाती है परिवहन वाहन की, तो दोस्तों परिवहन का नाम आते ही आपको यहाँ पर 20 साल करनी है, 20 वर्ष आपको करनी है। अगला प्रश्न, किसी नए पेट्रोल कार वाहन के लिए एक बार की कर, एक बार की का मतलब है वन टाइम टैक्स, वन टाइम टैक्स आप सभी जानते होंगे इसका अर्थ। वन टाइम टैक्स यानी एक बार जो भरा जाता है उस टैक्स की यहाँ पे बात साथ हो रही है। तो यहाँ पर हर चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आगे एग्जाम जो होगा उसमें आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भी इसका क्या मतलब होता है एक बार की कर का। वाहन का पंजीकरण वैध रहने तक कर का भुगतान कर दिया गया है। 5 वर्ष का कर का भुगतान, 10 वर्ष का कर का भुगतान, 1 वर्ष का कर का भुगतान। यहां पर साथियों देखो एक ऑप्शन में ई और कर देता हूं, ई 15 वर्ष, 15 वर्ष का कर का भुगतान। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देनी है, यहां पर अगर ये ऑप्शन भी आ जाता तो क्या करते आप, ये आ जाता तो आपको ई सही करना है, ई नहीं है मतलब ए सही करना है। अब इसका मतलब क्या है, आप सभी को पता है कोई भी जो वाहन होता है उस वाहन का गलत उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके वाहन की आरसी को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या रद्द भी किया जा सकता है। तो अगर आपका वाहन 6 माह तक निलंबन रहता है, 6 माह तक आरसी निलंबन रहती है तो दोस्तों उसको रद्द माना जाता है। पहले नियम ये है, निलंबन का नियम समझ लें। कोई आरसी 6 माह तक अगर निलंबन रह जाती है तो उसे रद्द माना जाता है। क्या माना जाता है? रद्द माना जाता है। अब आप क्या होगा, रद्द होने का मतलब क्या, आप वाहन का उपयोग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आप दोबारा से आरसी नहीं बनवा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने नई गाड़ी खरीदी, आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल पर क्या कर दिया, आपने कोई गलत काम कर दिया, आपकी गाड़ी का जो आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आपका टैक्स तो भरा हुआ है ना, तो आप जब आरसी को दोबारा बनाओगे तो आपका टैक्स पहले से भरा हुआ है वही काम आ जाएगा, दोबारा से टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब नया वाहन खरीदते हैं तो 15 साल का जो टैक्स है उसका भुगतान करते हैं। दूसरी बात है वाहन का पंजीकरण वैध रहने तक भुगतान कर दिया गया है। अमूमन हमें सामान्यतः देखते हैं कि आरसी 15 साल के लिए दी जाती है, वो 15 साल का टैक्स है, इसलिए कथन ए भी सही है। तो अगर ए नहीं होता तो ए करते, और अगर हाँ और ई है तो ई को करना है। आपको इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान से समझना साथियों। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का जवाब है साथियों, आज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई मोटर वाहन ऐसी दुर्घटना में शामिल हो जिसमें जान माल का नुकसान न हुआ हो, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, न तो कोई व्यक्ति मरा है न कोई माल का नुकसान हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने में के भीतर की जाएगी। अब आप कहोगे कि कोई व्यक्ति नहीं मरा, कोई माल का नुकसान नहीं हुआ, फिर भी कोई दुर्घटना हुई है तो क्या सूचना देना अनिवार्य है? बिल्कुल साथियों,
आप 24 घंटे में पुलिस में सूचना दोगे। चाहे व्यक्ति की मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, मतलब वो है आपको क्या करना है, आपको सूचना देनी पड़ेगी। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय आप ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां पर पीली बत्ती जल बुझ रही है, यानी पीली बत्ती ऑन ऑफ हो रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? समान गति पर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, गलत हो जाएगा। वाहन रोकना और बत्ती हरी होने की प्रतीक्षा करना, सही बात है। यहाँ पे वाहन रोकना और चौराहे पर पहुंचते जब पीली बत्ती जल बुझ रही है, साथ में मतलब ब्लिंक कर रही है, तो वाहन रोकने की आवश्यकता नहीं है। वाहन रोकते कब है? जब पीली बत्ती लगातार ऑन रहती है तो आप वाहन रोक सकते हैं। यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, वाहन धीमा करना, और जब ऐसा करके सुरक्षित होना सुनिश्चित हो जाए तभी आगे बढ़ना। यानी कि आप पीली बत्ती का मतलब क्या होता है, आपको वाहन को धीमा करना है, सावधानी से आगे बढ़ना है। पीली बत्ती ब्लिंक कर रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर पीली बत्ती लगातार ऑन है तो उसका मतलब है जो रेड लाइट का मतलब होता है वही मतलब पीली लाइट का जो होता है। अब इनमें फर्क क्या है? फर्क केवल इतना है, जो पीली लाइट होती है वो इसका दो मतलब होता है। स्टॉप लाइन से पहले है तो आपको पहले रोक लेनी है, स्टॉप लाइन को पार कर लिया है तो चौराहे को खाली करना है। इसीलिए साथियों इस पीली लाइट को, येलो जो लाइट होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? एम्बर लाइट। इसको एम्बर लाइट के नाम से भी जाना जाता है, इसको निकास नाम से भी जाना जाता है, निकास लाइट। निकास लाइट का रंग कैसा होता है? येलो या एम्बर दोनों आ जाए तो एम्बर आपको सही करना है। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी से हो जाएगा। जब सड़क पर लगातार पीली रेखाएं अंकित हो तो वाहन को क्या नहीं करना चाहिए? पीली रेखा छूनी या पार नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल साथियों सही बात है। केवल पीली रेखा के दाएं भाग से होकर ही ओवरटेक करना चाहिए। केवल पीली रेखा के दाएं भाग से, मतलब कि उल्टी साइड में जाके गलत हो जाएगा। दाएं साइड का मतलब है आप उसको पार करके जाओगे। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम चाल पर चलाना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सभी मोटर वाहन द्वारा कवर होनी चाहिए। आप सभी को पता है, बात आई है बीमा की। जो बीमा की बात आते ही आपको धारा 146 147 याद आनी चाहिए। उल्लंघन करते हैं धारा 196 लागू होती है, बीमा नहीं होना, बीमा न होना। आप सभी को पता होगा बीमा नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रथम बार में 2000 का जुर्माना, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना, साथ ही साथ में 3 माह की जेल का भी प्रावधान है, 3 माह की कैद का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपकी बीमा होती है, जीवन बीमा, तृतीय पक्षीय बीमा, विस्तृत बीमा, और इनमें से कोई। विस्तृत बीमा को कहते हैं फुल इंश्योरेंस, यानी फुल टाइम जो इंश्योरेंस होती है, जिसमें आप भी गाड़ी चला रहे हैं तो आप भी कवर होते हैं, गाड़ी भी कवर होती है, गाड़ी का नुकसान भी कवर होता है, थर्ड पार्टी का रिस्क भी उसमें कवर होता है, यानी हर प्रकार से उसमें सुरक्षा आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे बात आई है सभी मोटर वाहन द्वारा कवर होनी चाहिए, यानी कि बात हो रही कम से कम किससे होनी चाहिए? थर्ड पार्टी बीमा। तृतीय पक्षी बीमा को थर्ड पार्टी बीमा भी के नाम से भी जाना जाता है, थर्ड पार्टी बीमा के नाम से। तो आपको कम से कम है धारा 147 के तहत आपके वाहन का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा अवश्य होगा। अगला प्रश्न, सीएनजी का अभिप्राय होता है। सभी पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम होता है, और आजकल सभी को पता है ये आपको वाहनों में भी प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। मीथेन इसमें वो सबसे ज्यादा होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गाड़ी चलाते हुए आप एक लंबी ढलान वाली सड़क पर हैं, आप अपने वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ढलान पर आपकी गाड़ी चल रही है और बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है, गति को नियंत्रित करना है, तो सीधी सी बात है आपको गियर को कम करना है, आपको ब्रेक लगाकर गाड़ी की स्पीड कम करनी है, साथ ही आपको कम गियर में लेकर आना है, गियर बदलकर आपको है वो कम करने पड़ेंगे। ऑप्शन 1 है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाड़ी चलाते समय आप रात में एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, आप अवश्य सुनिश्चित करेंगे क्या? आप किसी कार को ओवरटेक कर रहे हैं तो क्या करना है आपको? आप सड़क पर दूसरों को लाइट से चकाचौंध नहीं करते, बात तो ठीक है। ओवरटेक करने से पहले आप हेडलैम्प फ्लैश करते हैं, आपकी रियर फॉग लाइट ऑन है, आपका वाहन धीमी गति से बढ़ता है, यानी कि गाड़ी चलाते समय आप रात में एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, आप अवश्य ये सुनिश्चित करेंगे आप सड़क पर दूसरों को लाइट से चकाचौंध नहीं करते हैं। आप ओवरटेक करने से पहले हेडलाइट है आपको फ्लैश करनी है। ऑप्शन बी भी दोस्तों इसमें सही है, हेडलाइट को फ्लैश भी करना चाहिए, यानी कि हेडलाइट फ्लैश करने का मतलब क्या है? अब आपको दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि हेडलाइट में डिपर का इस्तेमाल ओवरटेकिंग इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दो कंडीशन है,
अगर आप किसी आगे जा रहे वाहन को ओवरटेक करते हैं तो बिल्कुल आपको डीपर देना चाहिए। अब यहाँ पर डीपर का मतलब क्या है ये भी लोग नहीं समझते। डीप, D-E-E-P, डीप, डीप यानी होता है गहरा, यानी कि नीचे। यहाँ पे लाइट में डीप का मतलब होता है लो बीम, इसका मतलब आप समझ सकते हैं लो बीम। तो अब आप बताओ ओवरटेक करेंगे तो आपको हेडलाइट की, अभी यहाँ पे लो बीम यानी होता है डीप केवल। अब मैंने कहा डीपर का इस्तेमाल करना, डीपर का मतलब है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, आप डीपर मारेंगे तो सामने की गाड़ी को यह पता चल जाएगा पीछे से कोई वाहन आ रहा है और वो हमें ओवरटेक करना चाह रहा है, यानी कि आपकी उपस्थिति है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो आपको हेडलाइट प्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों आपको हेडलाइट पर प्लेस करना चाहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, आप सड़क पर दूसरों को लाइट से चकाचौंध नहीं करते, आपको यह भी सुनिश्चित करना है। आप किसी वाहन को रात में ओवरटेक करते हैं तो आपको ये काम भी करना है, ये भी करना है। इसके दोनों ऑप्शन है, वो बात दोनों की सही है। लेकिन बात हो रही है गाड़ी चलाते समय आप रात में एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, यानी पीछे से आगे जा रहे हैं, तो आप अवश्य सुनिश्चित करेंगे क्या कि आप है क्या करेंगे, हेडलैम्प है वो प्लेस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैंने कई जगह ए भी बताया, साथ में बता देता हूं आपको, कई जगह ए भी बताया है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी, अभी ओवरटेक की बात होगी तो बी सही हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय कोहरे की स्थिति में वाहन की हाई बीम लाइट का प्रयोग करना क्या होता है? गाड़ी चलाते समय कोहरे की स्थिति में, साथ में आपको बता देता हूं, बात आ जाए वर्षा हो रही है, बात आ जाए कोहरे की, बात आ जाए दिन में आपको हेडलाइट का इस्तेमाल करना है, बात आ जाए ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र में, बात आ जाए शहरी क्षेत्र में, छोटी सड़कों पे या शहरी क्षेत्र में, तो यहां पर आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा यहां पर अपनी गाड़ी की लो बीम रखनी है, लो बीम का प्रयोग आपको करना है। तो यहां पर अगर आप हाई बीम का प्रयोग करते हैं गाड़ी चलाते समय कोहरे की स्थिति में, वाहन की हाई बीम लाइट का प्रयोग करना क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि आपको ज्यादा दिख सकता है, गलत हो जाएगा। बुरा होता है क्योंकि ये वापस परावर्तित होकर होता है और चकाचौंध कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब है, सुनिश्चित करें कि दूसरे आपको देख सके, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी जवाब हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट या अनस्पॉट या अस्पष्ट स्थान क्या होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट यानी कि वो अंधेरे स्थान जो हमें दिखते नहीं है। अब किसको, एक गाड़ी चला रहे चालक को नहीं दिखते हैं, चालक को किसके माध्यम से दिखते हैं? एक तो साइड मिरर होता है, एक आपके रियर व्यू मिरर होता है। सॉरी मैं बता दूं, दो साइड मिरर होते हैं, दो साइड मिरर, एक रियर व्यू मिरर। इन तीनों शीशों या तीनों दर्पण में जो स्थान नहीं दिखता है उसे ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा आपके वाहन के भीतर रियर व्यू दर्पण द्वारा कवर न किया गया क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अनस्पॉट कहलाता है। चालक के रियर व्यू दर्पण साइड दर्पण में नहीं दिखने वाले स्थान, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, चालक के रियर व्यू दर्पण व साइड दर्पण में नहीं दिखने वाले स्थान, ऑप्शन 1 इसका जवाब है, सही हो जाएगा। किसी वाहन की हेडलाइट द्वारा कवर न किया गया क्षेत्र गलत हो जाएगा। दुर्घटना की आशंका वाला क्षेत्र ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, ढलान पर या डाउनहिल न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक होता है क्योंकि ये क्या होता है, कूलिंग सिस्टम, स्पीड गवर्नर, टायरों, ब्रेकिंग कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। ढलान में, न्यूट्रल में गाड़ी चलाना ब्रेकिंग कार्यकुशलता को यहाँ पे प्रभावित है, साथियों करता है, आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। क्योंकि अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है, इसका रीजन बता देता हूँ। आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में ब्रेक लगे हुए हैं, ड्रम ब्रेक, वो लगातार है, वो आपके ब्रेक शू कैसे क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं, तो वो चिकने हो जाते हैं। अब आपकी गाड़ी रुकती कैसे आपको पता है, गाड़ी के इंजन में कितनी पावर होती है आप सभी को पता है। गाड़ी जब रुकती है आपको पता है, जो आपका राइट हैंड का जो आपका पैर होता है उसी के साथ में ब्रेक क्यों दिया जाता है, वहां पे आपका ब्रेक लेफ्ट पैर में क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि लोगों को उनको पता था, इंजीनियर्स को, कि जब वो रेस को छोड़ेगा, यानी कि जो रेस वाला पैर हटाएगा तुरंत रेस कम हो जाएगी इंजन की, और इंजन की जो स्पीड है वो अपने आप कम होने लगेगी। उस स्थिति में अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक साइड से तो ब्रेक रोकेगा, एक साइड से जो इंजन की गति वो अपने आप कम होगी, तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन आपने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया तो फिर इंजन गाड़ी को नहीं रोक पाएगा। अब आपको भी सर क्या इंजन गाड़ी को रोक सकता है? बिल्कुल साथियों, गाड़ी है वो इंजन, जो गाड़ी का जो इंजन होता है वो गाड़ी की गति को कम करती है, आपने ये महसूस किया होगा। इसलिए कहते हैं आपको क्या है, आपको गाड़ी कभी भी न्यूट्रल नहीं करनी चाहिए। जैसे न्यूट्रल कर दी फिर इंजन गाड़ी है, गाड़ी को नहीं रोक पाएगा। आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है, रेस छोड़ देते हैं ना,
तो रोज रेस जैसे छोड़ते हैं तो रेस कम हो जाएगी इंजन की, और इंजन की जैसी रेस कम होगी यानी कि उसकी स्पीड कम होगी तो वो इंजन को न्यूनतम गति पर आएगा। आप एक प्रैक्टिकल करना, आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पे चल रही है, लगातार आपने एक्सीलरेटर दबा के रखा है, अब आपको ब्रेक अप्लाई नहीं करना है, ब्रेक नहीं दबाना है, आपको तुरंत रेस को छोड़ देना, पैर हटा देना है। अब आप देखना गाड़ी की स्पीड है वो कम हो जाएगी। एक आप देखना आप उस स्पीड में रेस को छोड़ देना और क्लच को दबा देना, आपकी स्पीड कंटिन्यू लगातार वो बढ़ रहेगी, मतलब काफी देर तक वो गाड़ी स्पीड से चलती रहेगी। यानी कि जब हम क्या करते हैं रेस को छोड़ते हैं तो इंजन की जो गाड़ी की स्पीड है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, और यही इसमें पूछा जा रहा है आपको, क्योंकि एक आप ड्राइवर हैं तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका जवाब सही हो जाएगा। मोटर वाहन में लेमिनेटेड सेफ्टी विंड स्क्रीन, लेमिनेट यानी क्या होता है, ऊपर परत चढ़ाई होती है, सेफ्टी यानी सुरक्षा के साथ में विंड स्क्रीन यानी आगे का जो ग्लास होता है। दोस्तों आप सभी को पता है गाड़ी के आगे जो कांच होता है उस पर एक लेमिनेटेड यानी एक परत चढ़ाई जाती है ताकि ये शीशा अगर टूट भी जाए तो किसी की आंखों में न गिरे, किसी को चोट नहीं पहुंचे, बिखरे नहीं। इसीलिए आप देखते हैं जब शीशा टूट भी जाता है तो भी बिखरता नहीं है, यानी कि जो टूटेगा नहीं, जिसमें दोहरी गिलास के बीच प्लास्टिक की एक परत पेस्ट की गई होती है। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को आप पढ़ें और कमेंट सेक्शन में तुरंत इसका जवाब देने का प्रयास करें। हाँ, अगला प्रश्न, मोटर मार्ग में अपनी गाड़ी चलाते समय अगर आगे का एक टायर फट जाता है, ऐसे में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 आपके ए व बी दोनों ये है साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। तो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ ढीली करना, पूछा क्या है, आप अपनी मोटर मार्ग में अपनी गाड़ी चलाते समय अगर आगे का एक टायर फट जाता है तो ऐसे में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस नहीं को आप जरूर पढ़ना। क्या नहीं करना है? स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली करना, ढीली थोड़ी करोगे, ढीली करोगे तो गाड़ी पक्का गिरेगी, तो ये बिल्कुल सही करना है, नहीं करना चाहिए। रोकने के लिए पूरी जोर से ब्रेक लगाना, और अचानक रोकने के लिए अचानक पूरे जोर से ब्रेक नहीं लगाते हैं। टायर फट गया तो ठीक है, लेकिन पूरे जोर से एक क्षण में पूरे के पूरे ब्रेक अप्लाई नहीं करने हैं, आपको आहिस्ता नियंत्रण से ब्रेक है आपको अप्लाई करने हैं। ये दोनों कथन सही है, यानी कि सी जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल वाहन के इंजन में उत्सर्जित जहरीली गैस का क्या नाम होता है? सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे जहरीली गैस होती है जो पेट्रोल वाहनों के द्वारा उत्सर्जित होती है। सभी आधुनिक कारों में संवहन प्रणाली, संवहन का मतलब है लुब्रिकेशन, यहाँ पे संवहन का मतलब है लुब्रिकेशन, गियर टाइप, रोटर टाइप, ऑयल टाइप, ये सभी तो आपको ध्यान से देखना है इसमें संवहन प्रणाली में कौन सा इसमें सिस्टम काम में आता है। साथ में पता होगा आपको रोटर टाइप जो पंप होता है वो काम में आता है। ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। किसी वाहन में अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है? धारा की माप करना, वोल्टता की माप करना, बैटरी विसर्जित या डिस्चार्ज करना, बैटरी आवेशित या चार्ज करना। अल्टरनेटर का काम होता है बैटरी को चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करना इसका काम होता है। अल्टरनेटर ये काम करेगा। अल्टरनेटर को इंजन शाफ्ट से घुमाया जाता है, इंजन शाफ्ट के साथ में फैन बेल्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, और ये इंजन चलेगा तो अल्टरनेटर घूमेगा, और अल्टरनेटर घूमेगा तो बैटरी चार्ज होती रहेगी, यानी बैटरी को आवेशित या चार्ज करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूं वर्तमान में जो वाहन है इनमें सभी में अल्टरनेटर आता है, डायनमो का प्रचलन अभी बंद हो गया है। आगे बात करते हैं, किसी वाहन में क्लच सामान्यतः के बीच स्थित होता है। सभी को पता है इंजन होता है, इंजन के आगे फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है, यहाँ क्लच होती है और गियर होता है। तो ये किसके बीच में होता है? फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में, या हम कहते हैं इंजन और गियर बॉक्स के बीच में होती है। तो यहाँ पर बता दें क्लच सामान्यतः कहां होती है? इंजन और गियर बॉक्स के बीच में। ऑप्शन सी इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का क्या प्रयोजन है? रोटेशन यानी होता है बदलाव करना, रोटेशन यानी बदलाव करना, चेंज करना। तो रोटेशन क्यों करते हैं? ताकि जो टायर असमान रूप से घिस रहे हैं वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर पलाई सेपरेशन से बचाना, जीर्ण एक समान करना, बेहतर सवारी प्राप्त करना, जीर्ण कम करना। जीर्ण यानी घर्षण कम करना, घर्षण कम नहीं होगा, घर्षण एक समान करना, यानी कि जीर्ण किसे कहते हैं? जीर्ण कहते हैं घर्षण, घर्षण को एक समान करना। इसके लिए दोस्तों आप क्या करते हैं? टायर को रोटेशन करते हैं। या अनियमित जो घिसाव होता है, अनियमित घिसाव होता है उसको रोकने के लिए, अनियमित घिसाव, अनियमित घर्षण रोकना, अनियमित घर्षण को है आप कम कर सकते हैं टायर रोटेशन के द्वारा।
ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग, ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग, ब्रेक ड्रम और खालिस्तान के बीच में घर्षणी प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है। ब्रेक कैसे लगते हैं? ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है। ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच में, ये आपका ब्रेक ड्रम हो गया। ब्रेक ड्रम के अंदर यहाँ पे ब्रेक शू लगे रहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर ये ब्रेक शू क्या करते हैं? बाहर की ओर फैलते हैं, जिससे कि घर्षणी क्षेत्र पैदा होता है। ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। वाहन ट्रैकिंग प्रणाली में प्रयुक्त अक्सर जीपीएस का अभिप्राय क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि आपकी पोजीशन क्या है, ग्लोबल पर आप किस पोजीशन पे है, इस सिस्टम को हम जीपीएस कहते हैं, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 से जवाब हो जाएगा। इसका प्रयोग हम सैटेलाइट से या मतलब कि गूगल मैप में अपनी स्थिति जांचने के लिए करते हैं। भारत में टोल प्लाजा पर वाहन रोके बगैर टोल का भुगतान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? फास्टैग, चेज, पे टैक्स, मोबीपे। तो फास्टैग का इस्तेमाल है हम यहाँ पे करते हैं। वाहनों में लगाए या फिट किए गए रियल टाइम जीपीएस ट्रैकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? जो जीपीएस ट्रैकर होता है, जीपीएस ट्रैकर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वाहन के अंदर युक्ति लगा दी जाती है जिससे कि आप अपने घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि वो वाहन अभी कहां पे है। जिससे मोबाइल में भी जीपीएस होता है आजकल के मोबाइल में। तो यहाँ पर ओवर स्पीडिंग अलर्ट है, आपका वाहन ओवर स्पीड करेगा, ओवर स्पीड से चलाएगा आपका ड्राइवर, तो उसकी सूचना आपको दे देता है जीपीएस। चोरी हुए वाहन की रिकवरी भी जीपीएस के माध्यम से की जा सकती है और रियल टाइम लाइव लोकेशन भी आप ऐसे देख सकते हैं। आज का जैसी जेसीबी होती है, कोई मशीनरी होती है, वहां पर जीपीएस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्मार्टफोन में उपलब्ध गूगल मैप का प्रयोग का पता करने के लिए किया जाता है। गूगल मैप का प्रयोग किस लिए करते हैं? वास्तविक काल यातायात स्थितियां, वास्तविक काल यानी कि वास्तविक समय यातायात स्थितियां, वास्तविक समय कितना लगेगा उनका पता, यात्रा के मार्ग, यात्रा के समय, यानी कि इन सभी का पता है हम किससे कर सकते हैं? गूगल मैप के माध्यम से कर सकते हैं। लोकेशन को पिन पॉइंट करने या ठीक ठाक बताने के लिए जीपीएस युक्तियां किसका उपयोग करती है? अब ये लोकेशन कहां से बताती है? जो हमें जो मतलब कि जो वातावरण में हमारे द्वारा उपग्रह छोड़े गए हैं, तो सैटेलाइट है, इसके माध्यम से ये वहां से क्या करता है? ये वहां से तरंगों के माध्यम से ये लाइव लोकेशन है हमें प्रोवाइड करवाता है। वाहन के इंजन ऑयल की जांच की जानी चाहिए, कब करनी चाहिए? इंजन ऑयल की जांच तो यहाँ पे जब इंजन ठंडा हो बात तो ठीक है, जब वाहन समतल द्राव कर रहा हो ये भी ठीक है, जब इंजन चालू हो ये भी ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए व बी दोनों। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इसमें पूछे, तो आपको ऑप्शन नंबर डी है इसमें जवाब सही करना है। ए भी सही है और बी भी सही है। चालू इंजन में कभी भी आप इंजन ऑयल का लेवल चेक नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, निजी कारों की पंजीकरण संख्या में लिखी जाती है। निजी गाड़ियों की बात हो रही है तो यहाँ पर सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों में होती है, याद कर लेना। लेकिन निजी बात करता हूं मैं, निजी इलेक्ट्रिक कार आ जाए, इलेक्ट्रिक कार, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक कार में हरी पृष्ठभूमि, हरी प्लेट, हरी तो प्लेट होगी, हरी प्लेट पर साथियों क्या होगा? यहाँ पे सफेद अक्षर होंगे, हरी प्लेट पर सफेद अक्षर होंगे। आपकी जो निजी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है उनकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे बना के आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। यहाँ पे माना कि ये आपकी नंबर प्लेट है, ये आपकी क्या है? ये आपकी नंबर प्लेट है, ये मैंने आपकी नंबर प्लेट यहाँ पे बना दी है। अब इस पे अक्षर कैसे होंगे साथियों आपको मैं बता देता हूँ। अक्षर होंगे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे RJ 21 86 20, यानी कि ये ऐसे हो सकते हैं, यहाँ नंबर ऐसे नहीं होते, नंबर होते हैं RJ 21 हो गया, और यहाँ पे हो गया ZR 86 22, ऐसे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? एक निजी इलेक्ट्रिक कार के नंबर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यही लाइट अगर मैं बात करता हूँ साथियों, यही जो प्लेट है अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो कॉमर्शियल व्हीकल की प्लेट कैसी होगी आप सभी को पता है, मैंने गलत ले लिया इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लेना है ग्रीन प्लेट, तो कैसी होगी? ग्रीन होगी। ग्रीन प्लेट पे अक्षर कैसे होंगे मैं आपको अभी बता देना हूं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, टाइम लग सकता है, हम आपको आज सिखा के छोड़ेंगे। ये आपकी प्लेट हो गई। अब इस पे अक्षर कैसे होंगे? आपके पीले होंगे, आपके पीले होंगे। जैसे मैं बात करता हूं RJ 21, यहाँ पे हो गया ZR 86 22, ये होगी आपकी जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक कार है।
इलेक्ट्रिक कार की गाड़ी की जो लाइट है, सॉरी प्लेट है, वो हमेशा ग्रीन कलर में होगी। प्राइवेट है तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि व्हाइट कलर, और यहाँ पे हो जाएगा येलो कलर। किसका? अक्षरों का। अक्षरों का कलर चेंज होगा, केवल प्लेट वही रहेगी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न, वाहन के क्लच पर एक पैर रखने से क्या होता है? पैर को आराम मिलता है, गियर बदलने में मदद मिलती है, क्लच जल्दी किसने लगता है? इनमें से कोई नहीं, सभी जानते हैं, सी जवाब हो जाएगा। यातायात सिग्नल पर चमक रही लाल बत्ती की बात हो रही है, तो क्या करना है? रुके और बत्ती हरी होने की प्रतीक्षा करें, बात सही है। रुके, देखें, और जब ऐसा करना सुरक्षित हो तब आगे बढ़े। आसपास लोगों का काम कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे लाल बत्ती का मतलब होता है आपको रुकना है और हरी बत्ती होने का इंतजार करना है। वाहन पार्क या खड़ा करना अवैध होता है किसी फुटपाथ पर, किसी पुल पर या सुरंग के भीतर, किसी साइकिल लेन में। तो साथियों, किसी भी जगह, इन तीनों जगह पर आप है, अपना वाहन है वो खड़ा करना या पार्क करना निषेध होता है। अगला प्रश्न है, आपके वाहन में हुई दुर्घटना में लोगों को चोट पहुंची है, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपका दायित्व है घायलों की सुरक्षा करना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना, घायलों को प्राथमिक उपचार देना, साथ ही पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना आपको है वो देनी पड़ेगी। निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट करना और घायलों को अस्पताल पहुंचाना, बात तो ठीक है। पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाना, ये वो भी ठीक है, और फिर निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट करना। पुलिस थाने में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, गलत हो जाएगा। पीसीआर को 100 नंबर को सूचित करना और अपनी यात्रा जारी रखना, यानी वहां से भाग जाना, यानी पीसीआर यानी हेल्पलाइन पे आपको है सूचित कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। साथ क्या हो जाएगा? गलत। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो आपसे सही हो जाएगा। कोई वाहन चलाते समय दाएं ओर मुड़ते हुए आपको किस लेन में होना चाहिए? यानी कि आप 3 लेन वाली मार्ग सड़क पर आप चल रहे हैं, माना कि आप यहाँ चल रहे हैं, आपको यहाँ से क्या है, यहाँ इधर मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ आते आते क्या है, इस लेन में आके फिर टर्न लेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना ताकि क्या ना हो, आप अगर यहाँ पे, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ से आकर ऐसे टर्न लेते हैं तो फिर यहाँ से जो गाड़ियां आ रही है इनको दुविधा होगी। इससे बचने के लिए आप अगर दाएं मुड़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे दाएं लेन में चले जाना चाहिए समय रहते। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा है, सबसे दाएं लेन में आपको होना चाहिए। गीली फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए? गीली और फिसलन भरी सड़क है, टायर का प्रेशर कम करना, अचानक ब्रेक लगाने, गति बढ़ाने से बचना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अचानक ब्रेक लगाना और गति बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 से कब से प्रभावी हुआ था? ये 1 सितंबर से हुआ था। आप सभी को पता है कि 1988 जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये भारत में स्वतंत्रता के बाद में पहली बार एक्ट है वो लाया गया था। इसको 1 जुलाई 1989 को इसको पारित करके, यानी कि इसको लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 1989 से ये क्या है, भारत में लागू हुआ था। 1 जुलाई 1989 से, याद रखना है, आया 88 में, लागू 1989 में हुआ। इसमें अब तक 5वां संशोधन है, साथ ही 5वां संशोधन यहाँ पे 2019 में अभी हुआ है। संशोधन 5वां संशोधन है साथियों, कब हुआ है? 2019 में। मैं यहाँ पर बात करता हूँ 23 जुलाई को है दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा में, 31 जुलाई को साथियों किसमें, आपके राज्यसभा में इसको पारित किया गया, और 1 सितंबर 2019 को इसको भारत में लागू कर दिया गया। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने के लिए नया चालान या जुर्माना कितना है? साथियों आपको याद रखना है, 5000 जुर्माना है। धारा 180 और धारा 181 दोनों के तहत ही 5,000 का जुर्माना है। धारा 181 चालक के जुर्माने का प्रावधान करता है, और 180 है वो मालिक जो होता है वाहन का, उसको भी 5,000 का भुगतान वहां पर देता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ की बात हो रही है, द्वारा जारी लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? सभी जानते हैं, यहाँ पर जो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है 6 माह के लिए होता है। अभी कहाँ वैलिड होता है, कहां तक ये ऑप्शन आ जाए, प्रश्न आ जाए तो पूरे भारत में। अब एक ऑप्शन आपके सामने प्रश्न ये आता है कि आप इससे जो आपका एलएल लाइसेंस है यानी लर्निंग लाइसेंस है, आप इससे स्थायी लाइसेंस कहां बनवा सकते हैं? स्थायी लाइसेंस आप उसी राज्य में, केवल उसी राज्य में,
राज्य में, मैं आपको उसी राज्य में साथ में लिखता हूं केवल, ऑप्शन यहाँ पे कोष्टक लिखता हूं केवल। यानी आपने माना कि दिल्ली से लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है तो आप स्थायी लाइसेंस केवल और केवल दिल्ली से बनवा पाएंगे, वो किसी दूसरे राज्य से नहीं। ये नियम दोस्तों पहले क्या था, 2019 से पहले था, जिस आरटीओ से, जिस अधिकारी से आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया है केवल उसी आरटीओ कार्यालय से, उसी आरटीओ अधिकारी से या परिवहन अधिकारी से आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 2019 में इस नियम को बदल दिया गया है। अब नियम ये है कि आप केवल उस आरटीओ के स्थान पे, अब आप उस राज्य में किसी भी अधिकारी के पास में आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, मैं राजस्थान में RJ21 से क्या किया है, मैंने एलएल जारी करवाया है। अब मैं RJ26 पर भी जाके, RJ26 पर भी एलएल है, इससे डीएल बनवा सकता हूं। इस एलएल से डीएल में RJ26 के पास में भी बनवा सकता हूं। ये नया संशोधन 2019 में हुआ है। अगला प्रश्न के चलते हैं। एक ऐसा चिन्ह जिसका हाशिया काले रंग में हो और चिन्ह का रंग भी काला हो, क्या बताता है? जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी काला है, इस बीच में एक क्या है, इसमें काला संकेत बना हुआ है, रास्ता बंद, पार्किंग नहीं, पार्किंग स्थल, प्रतिबंध समाप्त। तो एक ऐसा चिन्ह जिसका काले रंग में, हाशिया भी काले रंग में और चिन्ह भी काले रंग में, तो प्रतिबंध समाप्त है। रेस्ट्रिक्शन एंड का चिन्ह ये होता है, साथियों आप सभी को पता होगा, रेस्ट्रिक्शन एंड का चिन्ह ये साथियों होता है, यानी समाप्ति चिन्ह। अगला प्रश्न, त्रिभुज में दिया गया एक ऐसा चिन्ह जो दो रेखाएं बनी हुई है, एक वो रेखाएं एक साइड से चौड़ी, एक साइड से संकड़ी है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर ऐसा संकेत है, आगे से रेखाएं संकड़ी है, पीछे से चौड़ी है, मतलब आगे रास्ता संकड़ा है। आयतन 4 पाई यातायात चिन्ह क्या बताता है? 4 पाई बनी हुई है, यहां पर आप दोस्तों आपको ध्यान देना है। 4 पाई क्या संकेत करती है आप सभी को पता है। 4 पाई पर सोया जाता है, नींद ली जाती है, आराम किया जाता है, मतलब कि रेस्टिंग प्लेस। लाल बॉर्डर और सफेद पृष्ठभूमि में गोल आकार में 50 डिग्री के होने वाले यातायात संकेत चिन्ह क्या बताता है? तो आप सभी को पता है, गोल आकृति, इसके अंदर 50 बने हुए हैं, रेड सर्कल में ये चिन्ह है, तो साथ ही ये अधिकतम गति सीमा बताता है, यानी कि गति सीमा ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट, अनस्पॉट स्थान क्या होते हैं? चालक के रियर व्यू दर्पण, साइड दर्पण में नहीं दिखने वाले स्थान, ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। डी इसमें आया नहीं है, डी छूट गया है, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो साथ आज का ये पेपर देख रहे आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों ये पेपर कौन सा है? दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली जिला न्यायालय 2021 में जो पेपर हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने हल करवाया है। काफी अच्छे, काफी तगड़े प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, जिन पर हर प्रश्न पर हमें दिमाग से काम लेना होता है। हम रटी रटाई भाषा से इनको नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान से इनको पेपर करना है। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच है वो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम है, इसके ऊपर चल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम स्टडी एट होम है, और हम इस ऐप के ऊपर क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्स है वो जो अभी चला रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स है, इसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कोर्स में क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो आपका ड्राइवर पार्ट है, यहाँ पर पूरा का पूरा ड्राइवर पार्ट है, 50 नंबर का जो होगा, 50 अंक का जो ड्राइवर पार्ट है वो दोस्तों एकदम पूरी तरीके से विस्तार से बताया गया है। लगभग यहाँ पे 88 क्लासें अपलोड कर दी गई है। हर क्लास यहाँ पे लगभग 30 मिनट की है, आपको मिलती है। अभी रिवीजन चल रहा है साथियों, इसका मतलब क्या है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप हमसे जुड़कर इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। 88 का क्लास का मतलब है 90 क्लास मान लें, यानी कि 45 घंटे। 45 घंटे का मतलब है आप 2 की स्पीड करके भी देखोगे तो इन 45 घंटों को आप 25 घंटे में देख पाओगे। मतलब कि आप 25 घंटे में, मात्र 25 घंटे में आप हमारा कोर्स एक बार पढ़ लोगे। मतलब अभी भी देर नहीं है आपको दोस्तों, यहाँ पर डरना नहीं है। तुरंत स्टडी एट होम को जो इसको डाउनलोड करना है, तुरंत डाउनलोड करके इसमें अंदर जो कोर्स है इसको ज्वाइन कर लेना है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी बार-बार नहीं आएगी, एक बार आई है, काफी लंबे समय के बाद में आपको वैकेंसी देखने को मिली है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है ड्राइवर बनना, वो सही जगह से तैयारी करें, उस सही संसाधनों से तैयारी करें। सही जगह से, सही संसाधन से तैयारी करोगे, जो कंटेंट आने वाला है वो पढ़ोगे, तभी आपका एग्जाम स्कोर है वो अच्छा बन पाएगा।
और अच्छा स्कोर बनाने के लिए आपको मेहनत तो करनी है, मेहनत के साथ साथ में आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना है, अच्छे लोगों से पढ़ाई करनी है। तो आपका जहां पर मन लगता है, जहां पे आपको समझ में आता है, आप उन लोगों से जुड़ के आप पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। मात्र 1,97,000 फॉर्म भरे गए हैं एसएससी में, एसएससी की कोई भर्ती और उसमें इतने कम फॉर्म ये मैंने पहली बार देखा है। तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, साथ में लगातार है वो मेहनत करते जाना है। अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्टडी एट होम ऐप है, इसको डाउनलोड करना है। कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन बेच परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस कोर्स में क्या मिलता है, यहाँ पर बेहतरीन नोट्स मिलते हैं, 6 बुक पीडीएफ आपको इसके अंदर है वो मिलती है। साथ दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक है, ये दोस्तों वीडियो क्लास यानी फुल थ्योरी क्लास है। पिछली ड्राइवर भर्ती के सारे पेपर, लगभग 40 पेपर आपको मिलते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उस कोर्स में आपको 6 बुक्स जो स्टडी एट होम की है उनकी पीडीएफ फ्री मिलती है। एक डेली टेस्ट जिसमें हर दिन आपको 25% मिलते हैं वो आपको फ्री में मिलते हैं। साथ ही दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हर सप्ताह जो ड्राइवर का फुल पार्ट का जो टेस्ट होता है वो फ्री मिलता है। और अभी रिवीजन में इन सब का टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों।